हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की क्लास में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करेंगे। ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड करने से पहले आपको सिंप्लेक्स मेथड की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। सिंप्लेक्स मेथड से रिलेटेड वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दिख रहा होगा, वहाँ पर जाकर पहले आप सिंप्लेक्स मेथड को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद फिर हम ड्यूअल सिंप्लेक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जो प्रोसेस है वो सिंप्लेक्स मेथड की तरह ही है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमें दी हुई है मिनिमम जेड इक्वल्स टू 3x1 प्लस x2, और कंस्ट्रेंट जो दिए हुए हैं सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, फर्स्ट है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और सेकंड है 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि x1 और x2 जो है हमारे वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने चाहिए। तो ड्यूअल सिंप्लेक्स में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम जेड होना चाहिए। अगर मिनिमम है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर हम मैक्सिमम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा मैक्सिमम जेड डैश। जेड डैश इसलिए लिख दिया क्योंकि अब इसे माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई किया हमें माइनस से इसको तो हो जाएगा इक्वल्स टू मिनिमम जेड, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x1 प्लस x2। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये बनेगा। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट में भी हमें ध्यान रखना है, कंस्ट्रेंट्स के अंदर ये जो हमें कंस्ट्रेंट दी हुई हैं इसके अंदर जो साइन होना चाहिए वो लेस देन इक्वल का होना चाहिए। ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड में दो बातों का हमें खास ध्यान रखना है। फर्स्ट तो ये कि हमारे पास यहाँ पर मिनिमम जेड नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अगर मिनिमम है तो उसको मैक्सिमम में कन्वर्ट कर लीजिए। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x2 भी हमारा नेगेटिव आएगा, x2 भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रेंट जो है इनके अंदर भी क्या होना चाहिए, लेस देन का साइन होना चाहिए। तो इनको भी लेस देन करने के लिए क्या किया जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सब्जेक्ट टू जो कंस्ट्रेंट है इनको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, फर्स्ट हो जाएगी x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल्स टू -1। अगर माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन भी चेंज हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल्स टू -1, और सेकेंड कंस्ट्रेंट बन जाएगी हमारी -2x1 माइनस 3x2 लेस देन इक्वल्स टू 2। ये हमारी सेकंड कंस्ट्रेंट बन गई है। और रिस्ट्रिक्शन हमारी वही रहेगी कि यहाँ पर x1 कोमा x2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब हमें करना क्या है, ड्यूअल सिंप्लेक्स से सॉल्व करने के लिए इन इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में बदलना है, यानी कि यहाँ पे कौन सा साइन लेकर के आना है, इक्वल का साइन लेकर के आना है हमें। तो उसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम जेड डैश हमारे पास है -3x1 माइनस x2 सब्जेक्ट टू, हमें लेफ्ट हैंड साइड को देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी बड़ी है या छोटी है, सामने वाले साइड से, राइट साइड से। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड छोटी है, तो अगर मुझे इन्हें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो साइन जो है मुझे इक्वल का लाना पड़ेगा, ये हटा करके। ये साइड छोटी है तो इसमें कोई वेरिएबल ऐड किया जाएगा। अब हमें नहीं पता कितनी छोटी है, इसलिए हम कोई वेरिएबल इसके अंदर ऐड करेंगे और मान लेंगे कि वो वेरिएबल ऐड करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन इस -1 के क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसी तरह से दूसरी अगर कंस्ट्रेंट को देखें, वो भी हमारी क्या है, लेस देन है, राइट हैंड साइड से। इस साइड को देखना है, अगर ये बड़ी हो तो माइनस किया जाएगा, अगर ये साइड छोटी हो सामने वाली साइड से तो प्लस किया जाता है। यहाँ भी दूसरी साइड भी लेस देन है, यानी कि इधर वाली साइड छोटी है, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, x4 वेरिएबल ऐड कर दिया और इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये भी हमारे पास नेगेटिव आएगा, तो ये इक्वल्स टू -2 हो जाएगा हमारे पास। अब नीचे वाली जो कंस्ट्रेंट है इसमें x3 नहीं है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 0x3। ऊपर वाली कंस्ट्रेंट में x4 नहीं है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 0x4। इस तरह से मैंने लिख दिया। पहले हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन थी वेरिएबल पर, वो हमारे पास थी कि हमारे x1 x2 ग्रेटर दैन इक्वल्स 0 हैं। अब हमारे पास 3 4 भी आ गया, इसे भी हम क्या लेकर के चलते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 लेकर ही चलते हैं। हमने x3 ऐड किया और x4 ऐड किया है, जो वेरिएबल ऐड किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, स्लैक वेरिएबल। तो हम बता देते हैं यहाँ पर कि वेयर x3 एंड x4 आर स्लैक वेरिएबल। तो हम बता भी देंगे कि हम जो वेरिएबल लेकर के आए हैं वो वेरिएबल कौन से हैं, स्लैक वेरिएबल हैं। अब मैक्सिमम जेड में x1 और x2 हैं, जबकि यहाँ पर हम 4 तक बचा चुके हैं। तो ये जो स्लैक वेरिएबल होते हैं इनकी कॉस्ट क्या लिखी जाती है, 0 करके इनकी कॉस्ट हम लिखते होते हैं, क्योंकि हम खुद लेकर आए हैं। अगर कभी माइनस करना पड़ जाए वेरिएबल को, उसे बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। जैसे ये हमारा स्लैक वेरिएबल है, जो वेरिएबल हम माइनस करते हैं उस वेरिएबल को बोला जाता है सरप्लस वेरिएबल, और उसकी कॉस्ट भी क्या ऊपर लिखी जाती है, 0। अब इस पर बेस्ड हम सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, ड्यूअल सिंप्लेक्स टेबल। सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है हमारे पास CJ।
Cj में कौन सी वैल्यू आती हैं, जो मैक्सिमम जेड के अंदर x1 x2 x3 x4 की कॉस्ट है, जैसे x1 की -3 है, x2 की -1 है, x3 की हमारे पास 0 है और x4 की 0 है, ये वाली कॉस्ट हमारे पास इस जगह पे लिखी जाती हैं। नेक्स्ट वैल्यू होती है हमारे पास XB में वो सभी वेरिएबल लिखे जाते हैं जिन पर हमने काम करना है। वेरिएबल टोटल 4 है, तो हमारे पास आ जाएगा x1 x2 x3 x4, ये वेरिएबल आ गई। Cj में मैक्सिमम जेड में जो दिया होता है x1 के साथ कितना है -3, तो यहाँ आएगा -3, x2 के साथ है -1 तो इस जगह आएगा -1, x3 के साथ 0 है और इसी तरह से x4 के साथ भी 0 है, वो इस जगह लिखा जाता है हमारे पास। उसके बाद XB, इस जगह पर हम क्या लिखते हैं, ये जो इक्वेशन में हमारे राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती हैं वो इन जगहों पर लिखी जाती हैं। तो -1 है एक और दूसरा हमारे पास -2 है, वो इस जगह पर लिखा जाएगा। तो हमने इस जगह पर लिख दिया -1 और -2 को। नेक्स्ट यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x1 x2 x3 x4 के साथ क्या क्या है, जैसे x1 के साथ -1 है, इधर भी -1 है, इन वैल्यूज़ को लिखा जाता है। x1 के साथ -1, नेक्स्ट -1, 3 के साथ है 1 और 4 के साथ है 0। इसी तरह से सेकंड में देखा जाएगा तो यहाँ आएगा -2 -3 0 1, ये लिखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखते हैं वेरिएबल और उनकी कॉस्ट। कौन से वेरिएबल, जो इधर हमारे पास क्या बना रहे हों, आइडेंटिटी बना रहे हों, वो वेरिएबल और उनकी कॉस्ट हम इस जगह पर लिखते हैं। अब आइडेंटिटी का मतलब देखिए भी टेबल के अंदर आइडेंटिटी कैसे बन रही है, यहाँ में दिख रहा है ये है 1 0 0 1, तो ये आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी का हमें क्या देखना होता है, 1 देखना होता है। ये सब बातें मैंने सिंप्लेक्स मेथड में जब आपको करवाया था उसके अंदर बताई हुई हैं, अभी भी सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको सिंप्लेक्स मेथड वाली वीडियो भी देखनी चाहिए उससे पहले। तो इस 1 के ऊपर है x3 0, आइडेंटिटी पहले तो देखो, उसका आइडेंटिटी का 1 देखो, 1 के ऊपर है x3 0, तो 1 के इस तरफ भी क्या लिखा जाएगा, x3 0। फिर आइडेंटिटी का 1 यहाँ पर है, इसके ऊपर है x4 0, यहाँ पे लिखा जाएगा x4 0। फिर हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड के अंदर क्या कैलकुलेट करते थे, यहाँ पर ZJ माइनस CJ, उसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है डेल जे। क्या फाइंड किया जाता है, ZJ माइनस CJ, और ZJ माइनस CJ का फॉर्मूला क्या होता है, ZJ माइनस CJ, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास CB XJ माइनस CJ। देखो ये है हमारे पास CB, XJ का मतलब पहले एक बार x1 हो जाएगा, जब J की वैल्यू 1 रखूँगा तो तब CB का हो जाएगा 1, C1 की वैल्यू ये रही। तो इस CB का मल्टीप्लाई किससे होगा, x1 से, CB का मल्टीप्लाई x1 से, और माइनस क्या करना है, CJ। CB का मल्टीप्लाई XJ से और माइनस क्या करना है, CJ। अगर मैं 1 रख दूं पहले, J की वैल्यू 1 के लिए अगर काम करूं तो ये हो जाएगा CB x1 माइनस C1। तो CB का मल्टीप्लाई x1 से करना है, CB का मल्टीप्लाई x1 से 0 ही आएगा, 0 प्लस 0, तो ये बन गया 0। फिर ये फॉर्मूले में माइनस आ गया। फिर C1 की वैल्यू देखिए, J की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये C1 बन जाएगा, उसकी वैल्यू है -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह से अब J की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा दोनों जगह पर। तो CB का मल्टीप्लाई x2 से करेंगे, क्योंकि CB में दोनों वैल्यू 0 हैं, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ तो 0 ही आएगा, फिर फॉर्मूले में माइनस है, और फिर C2 की वैल्यू कितनी है, -1। जब J2 रखेंगे तो यहाँ C2 बन जाएगा, उसकी वैल्यू -1 है, तो ये हमारे पास +1 बन जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें, CB का x3 से 0 0 और माइनस भी क्या करना है, 0। इसी तरह से CB का x4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर तो 0 ही आएगा और माइनस भी क्या कर रहे हैं, 0। अब सिंप्लेक्स मेथड में तो क्या होता था, जब ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन 0 आ जाता था, हमारा आंसर बन जाता था। लेकिन इसमें ZJ माइनस CJ पहले ही टेबल में ग्रेटर देन 0 आ गया, लेकिन इसमें XB क्या है, नेगेटिव है, वहाँ XB पॉजिटिव होता था। तो इसमें कब तक सोल्व करना है, हमें ये नहीं देखना कि ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन 0 आ रहा है या नहीं, ये तो होना ही चाहिए ग्रेटर देन 0। उससे यहाँ इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये देखना कि x भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है नहीं। ZJ माइनस CJ हमें फर्स्ट टेबल में मिल जाएगा ग्रेटर देन 0, तो आंसर कब आएगा, जब x भी ग्रेटर देन 0 हो। तो हमारी टेबल्स कब तक बनती रहेंगी, जब x भी ग्रेटर देन 0 नहीं आ जाता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस x भी नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब जब x भी ग्रेटर देन 0 नहीं हो तो एक नेक्स्ट लाइन बनेगी ड्यूअल सिंप्लेक्स के अंदर। सिंप्लेक्स मेथड में ये लाइन नहीं होती थी, सिंप्लेक्स में बस टेबल इस जगह तक ही बनती थी, ZJ माइनस CJ तक। सिंप्लेक्स में फिर क्या करना होता है, पहले आप इन दोनों में जो x भी हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसका मतलब x भी नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है।
अगर दोनों ही नेगेटिव हो तो दोनों में जो बड़ा मोस्ट नेगेटिव है उसको सिलेक्ट कर लो और उस पर लगा दो बाहर जाने का साइन। दोनों में नेगेटिव मोस्ट नेगेटिव कौन है, ये -4 और -2 थे। मोस्ट नेगेटिव है -2, तो -2 पर मैंने साइन लगा दिया कि ये हमारा नेक्स्ट टेबल के अंदर नहीं होगा, नेक्स्ट टेबल में ये बाहर जाएगा। और फिर आगे करना क्या होता है, ये जो हमने जेड जे माइनस सी जे फाइंड किया है, इस डेल जे से डिवाइड करना होता है इस x4 को, जो बाहर जा रहा है ना, उस वेक्टर को आप डिवाइड करोगे। बाहर जाने का पता कैसे चलेगा, दोनों में जो मोस्ट नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव हो ही एक, दूसरा नेगेटिव ही ना हो, फिर तो सीधी सी बात है उसी पर ही हम साइन लगा देंगे, दूसरे पर साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरा तो है ही पॉजिटिव, दूसरे पर साइन लगेगा ही नहीं, एक पर ही साइन लगेगा। हम बाहर की तरफ का साइन लगा दिया। बाहर किसने जाना, x4 में, जो बाहर जा रहा है। यहाँ क्या किया जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, डेल जे अपॉन में जो बाहर जा रहा है। बाहर कौन जा रहा है, x4, तो डेल जे अपॉन x4 लिखा है। लेकिन डिवाइड में कौन सा x4 आएगा, जो x4 क्या हो, लेस देन 0 हो। पहले देख लो x4 में लेस देन 0 वाले कौन कौन से, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये इक्वल 0 है और ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो डिवाइड में करना ही नहीं है, तो यहाँ तो डिवाइड होएगा ही नहीं हमारा। यहाँ क्या लिखा है मैंने, यहाँ पर इस तरह से लिखा है मैंने, यहाँ पर मैक्सिमम आप लिखोगे यहाँ पर डेल जे अपॉन x4, और x4 क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ये फॉर्मूला है ड्यूअल सिंप्लेक्स के अंदर। कब लगाना है ये, जब हमारा x भी जो है वो 0 से क्या हो, छोटा हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ना हो। तो करेंगे क्या हम, डेल जे कौन होता है, जेड जे माइनस सी जे, डिवाइड करेंगे इससे x4 से। x4 कौन, जो बाहर जा रहा है उससे, उसमें भी कौन सा डिवाइड में जाएगा, जो लेस देन 0। लेस देन 0 सिर्फ ये दो ही हैं, ये तो है ही नहीं, तो यहाँ तो डिवाइड होना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे अब, डेल जे की वैल्यू पहले क्या है हमारे पास, ऊपर किसने है, डेल जे ने, वैल्यू है 3, उसके सामने नीचे आना x4 ने, x4 की वैल्यू क्या है, -2, तो ये हो जाएगा -3/2। ऊपर आना है डेल जे ने, फॉर्मूला कहता है ऊपर डेल जे आएगा, तो ऊपर 1 ने आना है, डिवाइड में x4, उसके सामने x4 की क्या वैल्यू है, -3, तो ये हो जाएगा -1/3। अब इसमें से किसको चुनना है, मैक्सिमम को। मैक्सिमम कौन होगा, जो 0 के करीब होगा। पॉजिटिव में तो मैक्सिमम कौन होता है हमें पता है, जो 0 से दूर होगा। मान लो हम 0 है, इधर 1 है, इधर 100 है, तो 100 हो जाएगा हमारा मैक्सिमम। बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को ये बात। और इधर -1 है, -2 है, तो मैक्सिमम कौन है इनमें, -1, जो 0 के करीब है। यहाँ मैक्सिमम कौन होगा, -1.3। तो -1.3 पर हम क्या कर देंगे, एंट्री का साइन लगा देंगे। अब ये वाला साइन और ये वाला साइन जहाँ मिलेंगे वो हमारा की एलिमेंट होगा। एरो के साइन जहाँ दोनों मिल रहे हैं, मान लो ये देखो, पहला एरो का साइन इस पे था, ये वाला एरो का साइन इस पे है, दोनों कट कहाँ पे रहे, -3 पे, तो की एलिमेंट क्या आ गया, -3। अब हमने नेक्स्ट टेबल बनानी है। नेक्स्ट टेबल बनाने की प्रोसेस सिंप्लेक्स मेथड की ही रहती है। नेक्स्ट टेबल बनाने की प्रोसेस सिंप्लेक्स मेथड वाली ही रहेगी। पहले कौन सी रो आती है, जिसमें की एलिमेंट होता है, क्या किया जाता है, की एलिमेंट से डिवाइड किया जाता है। यहाँ ध्यान रखना ये है, सिंप्लेक्स मेथड में की एलिमेंट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता था, की एलिमेंट होता था मिनिमम एक्स बी अपॉन एक्स जे, वो फॉर्मूला लगता था। यहाँ वो फॉर्मूला लगेगा, यहाँ सीधा हमें एंटरिंग और आउटगोइंग दोनों मिल जाते हैं, वहाँ से हमारे पास की एलिमेंट आ जाता है। ये एरो बना था मोस्ट नेगेटिव दोनों में से देखकर, ये एरो बना है, फॉर्मूले में क्या लिखा है मैंने, मैक्सिमम, यानी कि हमारे पास जो भी वैल्यूज आएंगी उसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, उस वैल्यू पर एंट्री का साइन लगेंगे और वो हमारा क्या बन जाएगा, एरो का साइन लगेगा और उसके सामने वाला की एलिमेंट बन जाएगा। तो अब की एलिमेंट से डिवाइड करके पहले नेक्स्ट रो आएगी, ऊपर वाले रो के लिए ओल्ड रो माइनस न्यू रो का फॉर्मूला लगाया जाएगा, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट रो में सबसे पहले हम लिखेंगे सी जे हमारी वैल्यू सेम ही आ गई, एक्स भी जो वेरिएबल है वो भी वैल्यू सेम आ गई। अब हमारे पास फर्स्ट रो कौन सी बनती है, जिसके अंदर की एलिमेंट होता है लास्ट टेबल के अंदर। तो लास्ट टेबल के अंदर हमारे पास सेकंड रो में की एलिमेंट था, तो हम क्या करेंगे, इस रो को की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। पूरी की पूरी रो को -3 से डिवाइड करना है, तो पहले हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस और माइनस कट जाएंगे, 2/3। फर्स्ट हमारे पास आएगा 2/3, नेक्स्ट भी इसी तरह से 2/3 आ जाएगा हमारे पास, अगर -3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ हमारे पास 1 बन जाएगा, नेक्स्ट 0, और यहाँ आ जाएगा -1/3, हमारे पास ये बनेगा। ऊपर वाली रो बनाने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना होता है, ओल्ड रो माइनस न्यू रो। ओल्ड रो में से न्यू रो को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ओल्ड रो हमारे पास क्या है, हमें फर्स्ट रो चाहिए, तो फर्स्ट ओल्ड है हमारे पास -1 -1 और 1 0 1 0। माइनस न्यू रो को हमें करना है, न्यू रो जो अब हमें मिल चुकी है वो है हमारे पास 2/3 1 0 और -1/3।
और इसके साथ साथ इसे मल्टीप्लाई भी करना होता है। मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, जो की एलिमेंट के ऊपर उस रो में था। फर्स्ट रो चाहिए, फर्स्ट हमने ओल्ड रो लिख ली, न्यू रो में हमेशा यही आती है जो की एलिमेंट से बनती है। और एक मल्टीप्लाई करना होता है न्यू रो को, किससे करना होता है, जो की एलिमेंट के ऊपर है। की एलिमेंट के ऊपर क्या है, -1, तो -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये प्रोसेस हम सिंप्लेक्स मेथड से करते हुए आए हैं। नई टेबल बनाने के लिए ये प्रोसेस हमारी रहती है ओल्ड माइनस न्यू रो। एक रो तो ऐसे बनती है कि एलिमेंट से डिवाइड होने के बाद, दूसरी रो या तीसरी रो हो अगर, तो वो इस फॉर्मूले से बनती है, ओल्ड रो माइनस न्यू रो, और फिर मल्टीप्लाई किया जाता है उस रो में की एलिमेंट के सामने जो है। जैसे -1 है इसके अंदर, तो -1 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा +2/3। अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी -1/3। एलसीएम लेने के बाद वैल्यू बनेगी -1/3, ये हो जाएगा +2/3। यहाँ भी फिर सेम ही वैल्यू बनेगी हमारे पास -1/3। ये हो जाएगा +1 और -1 कट हो जाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट ये +1 हो जाएगा तो 2 बन जाएगा हमारे पास इस जगह पर, सॉरी ये हमारे पास रहेगा 0 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ 1 ही आएगा हमारे पास। नेक्स्ट अगर देखें तो हो जाएगा +1/3, ये दो साइन कट जाएंगे, एक बाहर भी पड़ा है हमारे पास, तो यहाँ आएगा -1/3। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, जैसे पहले हमने क्या लिखा था, वेरिएबल और उनकी कॉस्ट किसे देख करके लिखा जाता है, ये आइडेंटिटी को देख करके लिखा जाता है। यहाँ आइडेंटिटी हर टेबल में बनती है 1 0 0 1, तो 1 के ऊपर क्या है x3 0, तो 1 के इस तरफ भी क्या आ जाएगा x3 0। इसी तरह से 1 के ऊपर क्या है x2 -1, तो 1 के इधर क्या आ जाएगा x2 -1। फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, zj माइनस cj, तो यहाँ कैलकुलेट किया जाता है डेल j इक्वल्स टू zj माइनस cj, हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, cb का मल्टीप्लाई किया जाएगा xj से, और माइनस क्या आ जाता है cj। cb ये है हमारे पास, xj में पहले एक बार x1 आ जाएगा, एक बार x2 आ जाएगा, एक बार x3, एक बार x4 xj में, ऐसे ही cj में उनके रिस्पेक्टिव c1 c2 c3 c4 की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हो जाएगा -2/3, इन दोनों का मल्टीप्लाई बनेगा -2/3। फिर फॉर्मूले के अंदर माइनस है और फिर c1 की वैल्यू -3 है। इसे अगर हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 7/3। इसी तरह से अब cb का मल्टीप्लाई हमने x2 से करना है, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो इस जगह पर -1 आएगा, ये भी -1 है, बीच में एक माइनस का साइन है, कट जाएंगे, 0 बन जाएगा। इसी तरह से हम आगे के सोल्व करें तो नेक्स्ट भी हमारे पास 0 बनेगा, सेम फॉर्मूला है, इसी तरह से हमें सोल्व करना है, और ये 1/3 बनेगा। अब भी हमारा जो एक्स बी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं आया, और जब तक एक्स बी हमारा ग्रेटर देन 0 नहीं आता तब तक हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम डेल जे अपॉन डिवाइड किससे करना है, ग्रेटर देन 0 नहीं आया तो देखो दोनों में मिनिमम है, नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है, इसमें एक ही नेगेटिव है, एक नेगेटिव है तो उस पर बाहर का जाने का साइन लगा दो, दो है तो लास्ट टेबल में हमने देखा था जो मोस्ट नेगेटिव होगा, जो दोनों में बड़ा होगा उस पर बाहर जाने का साइन लगेगा, जिस पर बाहर जाने का साइन लगता है डिवाइड में वही आता है, और वो होना भी क्या चाहिए, लेस देन 0। x3 लेस देन 0 वही डिवाइड होगा, मैंने वो पहले वाले टेबल में आपको सब समझाया था। अब x3 में जाओ और लेस देन 0 कौन सा, पहला, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, ये तो है ही नहीं लेस देन 0, ये भी लेस देन 0 नहीं है, ये लेस देन 0 है, तो डिवाइड में जो x3 की वैल्यूज आएंगी ये 2 आएंगी, किसके डिवाइड में आएंगी, डेल जे के डिवाइड में। तो देखो भी डेल जे यहाँ 7/3, यहाँ है -1/3, डिवाइड करेंगे तो -7 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर डेल जे की वैल्यू देखें तो 1/3 है या -1/3 है, डिवाइड करेंगे यहाँ हमारे पास -1 आ जाएगा। हमें इन दोनों में से किसको चुनना होता है, मैक्सिमम, जो कि 0 के करीब है वो ये है हमारे पास। ये दोनों एरो के साइन इस जगह पे मिल रहे हैं, तो हमारे पास की एलिमेंट क्या बन गया, -1/3, जो कि हमारी नेक्स्ट टेबल बनाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट टेबल में हमारे पास सी जे और एक्स भी तो सेम ही रहेगा, तो सी जी और एक्स भी जो पहले से चला आ रहा है वही आएगा। रो कौन सी पहले बनती है, जिसमें की एलिमेंट होता है, तो की एलिमेंट से डिवाइड कर दूं, यहाँ डिवाइड करूँगा तो पहले 1 आ जाएगा, नेक्स्ट 1 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, तो इस जगह पे हम लिखेंगे 1 1, और फिर हमारे पास आ रहा है 0। फिर अब आगे डिवाइड करें, इससे डिवाइड करूँगा तो 3 ऊपर आ जाएगा माइनस के साथ, तो यहाँ हमारे पास बनेगा -3। इसी तरह से जब खुद से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 1। दूसरी रो के लिए अभी हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला हमने लगाना है ओल्ड रो माइनस न्यू रो, और फिर एक मल्टीप्लाई भी करना होता है।
ओल्ड रो देखिए हमारे पास जो ओल्ड है वो ये है 2/3 2/3 1। सेकंड हमें बनानी है तो उसमें हमारे पास 2/3 2/3 1। नेक्स्ट है हमारे पास 0 और -1/3। न्यू रो हमने माइनस करनी है। न्यू रो के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है 1 1 0 1 1 0 -3 और 1। उसके बाद मल्टीप्लाई भी करना होता है। भी किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो रो बन रही है उसमें की एलिमेंट के सामने क्या है, इसमें -1/3 है। रो कौन सी बन रही है, दूसरे वाली। की एलिमेंट के सामने इसमें क्या है, -1/3। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1/3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जीरो को करने का मतलब ही नहीं है, तो चाहे यहाँ मत लिखिए आप, -1/3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम सेम आ रहा है, 2 और 1 3/3। तो पहला हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से नेक्स्ट सोल्व करें, ये सेम ही है जैसे ऊपर वाला था, तो यहाँ भी हमारे पास 1 आएगा। यहाँ 1, इस जगह पर माइनस से माइनस कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 1 बचेगा, उसके आगे माइनस लग जाएगा, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा 1/3, ये -1/3 है तो कट जाएंगे, 0 बन जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या लिखा जाता है, VBCB। इसमें अब चेक कर लीजिए, एक्स बी क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। और जब एक्स बी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा फिर हम ये वाली रो नहीं बनाएंगे। फिर सिर्फ हमें क्या निकालना है, डेल जे निकालना है। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंप्लेक्स टेबल की तरह ही है, सिंप्लेक्स मेथड में भी डेल जे ग्रेटर देन 0 ही आंसर देता था, लेकिन उसमें एक्स बी भी क्या होता था, ग्रेटर देन 0। इसमें अब हमारा एक्स बी भी ग्रेटर देन 0 आ चुका है, तो यहाँ पर VBCB आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे। आइडेंटिटी देखिए ये रही 1 0 0 1। 1 के ऊपर है x4 0, तो यहाँ आ जाएगा x4 0। 1 के ऊपर है x2 -1, तो यहाँ आ जाएगा x2 -1। अब हमें सिर्फ निकालना है डेल जे, जो कि हमारे पास ZJ - CJ। फॉर्मूला क्या था इसका, CB XJ - CJ। CB ये है, x की वैल्यू हमारे पास बदलती जाएंगी एक एक करके। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 0, इनका मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो पहली वैल्यू आई है -1। फिर फॉर्मूले में माइनस है और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव में है, तो इसलिए ये प्लस हो जाया करेगा। आंसर आ गया यहाँ 2। ये हो गया 0 -1, ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट 0 +1 हो गया, -0, ये बनेगा 0 0 और -0। अब यहाँ पर हमारे पास डेल जे भी ग्रेटर देन इक्वल 0 है एंड एक्स बी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल 0 आ गए। सो सोल्यूशन इज़ फिजिबल, जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो फिजिबल मिलेगा। सोल्यूशन इज़ फिजिबल। यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है, 1। वैल्यू ये होती है, हेयर x2 की वैल्यू है हमारे पास 1। और हमारे पास देखना है क्वेश्चन में क्या था, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था मिनिमम z इक्वल टू 3x1 + x2। x2 की वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू किसकी चाहिए हमें, x1 की। तो x1 की वैल्यू जो है वो टेबल में x1 है ही नहीं, जो वैल्यू नहीं होती है उसकी वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। x4 x3 ये स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं स्लैक वेरिएबल है, इनकी हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी होती। क्यों नहीं फाइंड करनी होती, क्योंकि हम पहले ही टेबल के अंदर स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि इनकी कॉस्ट क्या होती है, 0। अगर वैल्यू भी फाइंड कर लोगे तो ये 0 ही आंसर मल्टीप्लाई होकर हट जाएगा। अब क्वेश्चन हमारे पास ये था मिनिमम z इक्वल्स टू 3x1 + x2, ये था। यहाँ हम x1 और x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो आंसर आ गया हमारे पास 1। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।